प्यारे बच्चों, आज बेटा हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो मैं आपके ले लूँगा। जो सिलेबस का पार्ट है वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट 3 हम स्टार्ट करें बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट। मैग्नेटिज्म की यूनिट है, काफ़ी बड़ी यूनिट होती थी, इसमें से काफ़ी कुछ कट कर दिया गया सिलेबस, उसको भी हम कवर करेंगे। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर है ना, मैं एक सिंपली बात आपको बता के चलता हूँ। एक हम 10th क्लास में पढ़ा करते हैं, एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने ये बताया था कि जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट, बिहेव लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। फिलहाल आपको एक ये बात ध्यान रखनी है बस। जो ओरेस्टेड था, जिसने ये बात बताई थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था इसके लिए। उसको हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ओरेस्टेड ने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि मान लो अपने पास कोई कंडक्टर है, ये मान ले कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को उसने एक की से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया उसने ए बी, और उसने इस कंडक्टर के नीचे कंपास रख दी। ये मान लो उसने कंपास रख दी नीचे, मैग्नेटिक कंपास, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल है। उसने देखा कि जैसे उसने की को क्लोज करा, की क्लोज करते इसमें से करंट पास करेगा। जैसे उसने की को क्लोज करा, मतलब करंट पास करवा इस कंडक्टर के थ्रू, तो उसने देखा जो अपने पास ये कंपास है, कंपास क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। ये कंपास इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगी। फिर करंट को उसने बंद कर दिया, उसने देखा कंपास ने डिफ्लेक्शन शो करनी बंद कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब कंडक्टर में करंट पास करता तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करते हैं। और कंपास डिफ्लेक्शन कब शो करते हैं, जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। कहने का मतलब ओरेस्टेड ने बताया कि जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बिहेव करेगा लाइक ए मैग्नेटिक। बेसिक बात ये आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक लॉ है, उसको बोलते हैं हम बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ। तो जो ये बायोट-सैवर्ट लॉ है, बायोट-सैवर्ट लॉ एक्चुअली में इसको हम लाप्लेस लॉ भी बोल देते हैं, लेकिन लाप्लेस के नाम से एक्चुअली में कोई जानता नहीं है। मेन तो ये बायोट-सैवर्ट लॉ है, आपने बायोट-सैवर्ट के नाम से याद रखना है इसको। ये डील करता है, डील विद स्मॉल करंट एलिमेंट्स। स्मॉल करंट एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। स्मॉल करंट एलिमेंट्स कैसे, स्मॉल करंट एलिमेंट का मतलब क्या है वो बात भी आप समझ लो एक बार। जिस तरह मान लो अपने पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। इस कंडक्टर से मान लें हमें यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस कंडक्टर से थोड़ा सा दूर, कितने डिस्टेंस के ऊपर, मान लें अपने पास ये R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट पास करता है। मान लें I करंट इस कंडक्टर में फ्लो करता है, I करंट पास कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर। जब इस कंडक्टर में हमने करंट पास करवा दिया तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आपसे पूछा इस R डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बायोट्स लॉ की हेल्प से हम इसको बताते हैं। तो बायोट-सैवर्ट लॉ इस पूरे कंडक्टर को एक्सप्लेन नहीं करेगा, इस पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेगा। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या करता है, बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें स्मॉल एलिमेंट लेने पड़ेंगे। मैं इस कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मैंने ये मान लिया अपने पास कोई एलिमेंट ले लिया,
डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ मान लिया मैंने यहां से लेकर यहां तक इसकी डीएल लेंथ। ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसने इस पोजीशन वेक्टर के साथ, जो ये आर डिस्टेंस, जो आर वेक्टर है एक तरीके से इस पी का पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसकी पी की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडक्टर, इसके साथ मान लिया इसने थीटा एंगल बना रखा है। तो बायट-सैवर्ट लॉ ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, अब स्मॉल करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल आएगी, तो मैंने उसको डीबी मान लिया, डीबी, डीबी मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से डीएल लेंथ की, पूरे कंडक्टर की नहीं, केवल डीएल लेंथ की। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सेकेंड है डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, इस करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीसरा उसने बताया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा कौन, एंगल, एंगल किसके बीच का, करंट एलिमेंट और इसके पोजीशन वेक्टर के बीच का, साइन ऑफ दिस एंगल। एंड लास्ट उसने बताया डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम इन चारों पार्ट को कंबाइन करते हैं, इन चारों पार्ट को कंबाइन करते हैं तो dB इज इक्वल टू, डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर बना। अगर इन सभी फैक्टर को लें तो आई डी एल साइन थीटा डायरेक्टली है, आर स्क्वेयर के इनवर्सली है। तो यहां पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, तो यहां पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं हम k, और उस k को बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायट-सैवर्ट लॉ का रिलेशन है। ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई आया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। मतलब एक तरीके से जो म्यू नोट होता है ना, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ये इस म्यू नोट की वैल्यू होती है अगर 4 पाई उधर मल्टीप्लाई करते हो तो। ये म्यू नोट क्या है, ये म्यू नोट होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा करते एप्सिलॉन नॉट, वो थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये म्यू नोट है, ये मैग्नेटिज्म के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटे, तो ये जो रिलेशन अपने पास बायट-सैवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है, बायट-सैवर्ट लॉ क्या है, बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डीबी आई है मैग्नेटिक फील्ड, वो इक्वल है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको पढ़ें इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर देखें ना बायट-सैवर्ट लॉ को इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डीबी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी है, तो म्यू नोट बाई 4 पाई, यहां पर इसको ध्यान रखना मैं वैल्यू कैसे लिखूं इसकी, आई डीएल वेक्टर डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। ये डीएल भी करंट एलिमेंट होता है, वेक्टर एलिमेंट होता है, आई स्केलर होता है करंट। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, जिस तरह हमें पता भी ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, हमें पता ही होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से डी बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जो डी एल और आर है, देखो डी एल आर साइन थीटा, इसका मतलब ये क्या बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट बन गई क्या, डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई में आर स्क्वायर इंटू आर, आर की क्यूब। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, लेकिन वेक्टर फॉर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। मेन फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये काम आएगा। ठीक है बेटे, तो ये होगा, ये अपने पास बायट-सैवर्ट लॉ है। अब इस बायट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके हमें कुछ आर्टिकल्स करने, कुछ रिलेशंस डिराइव करने हैं, जिनका फिर इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें एक हम छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। हम बोलते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड में एक वो जो इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा अभी आपको, एक बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो आपसे ये आर्टिकल एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछते हुए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ये आपसे पूछते हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो वैल्यू आपको बतानी है। जिस तरह मान लीजिए अपने पास ये कोई सर्कुलर रिंग है, ये कोई अपने पास सर्कुलर रिंग है, ये है सर्कुलर रिंग, ये इसका सेंटर है। तो जो ये करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, मान लिया अपने पास इसके अंदर हमने आई करंट पास करवा रखा है, आई करंट गया है, इस तरीके से आई करंट आता है इसके अंदर। तो जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये इसकी रेडियस मान लिया अपने पास आर होगी, आर एज्यूम कर ले, मान लिया इसकी रेडियस आर है इस सर्कुलर रिंग की, ये इसका सेंटर है। तो इसमें करंट फ्लो करता है, मान लिया भाई आई करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, तो आपने इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी कितनी होगी। जो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट दे रखा है यहाँ पे, ये स्मॉल एलिमेंट, इसकी लेंथ मान ली डीएल है, डीएल लेंथ का एलिमेंट दिया, क्योंकि बायट-सैवर्ट लॉ तो स्मॉल लेंथ के लिए अप्लाई होगा। और यहाँ पर इस आर ने, मतलब इस पोजीशन वेक्टर ने इस डीएल के साथ कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री का। ठीक है, करंट आई फ्लो करता है। तो अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ द कॉइल, ड्यू टू दिस करंट स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है, थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री है। तो डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, आई डी एल बाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आई डी एल बाई आर स्क्वायर है, देखो ध्यान से, मुझे आपको हमें पता लगा यहां से हमें चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये स्मॉल डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी यहाँ ओ पॉइंट पर, लेकिन मुझे तो पूरी रिंग की वजह से चाहिए है। अगर आपको स्मॉल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई और टोटल की निकालनी, तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें उसको। ठीक है, तो अगर फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग, पूरी रिंग की वजह से,
तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दो। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेट आई डी एल बाई आर स्क्वेयर। डी बी का इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर ले लिया, क्या बच गया अपने पास यहाँ से आई डी एल बाई आर स्क्वेयर। तो आई डी एल बाई आर स्क्वेयर इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। आई म्यू नॉट यहाँ से मैंने एक काम करा, आई को भी बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर को भी बाहर ले लिए, भी कांस्टेंट है, क्या बच गया, डी एल बच गया। अब इसकी लिमिट देख लो कहाँ से कहाँ होगी लिमिट। भाई डी एल एक स्मॉल एलिमेंट है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें, डी एल किसका पार्ट है, इसका पार्ट है इस रिंग का। रिंग अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे खत्म होती है, तो टोटल कितनी लेंथ होगी इसकी, 2 पाई आर। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट ले लिया हमने 0 से लेकर 2 पाई आर तक, 0 से 2 पाई आर तक। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वेयर, डी एल का इंटीग्रेशन l, लिमिट 0 से 2 पाई आर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई आर स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी 2 पाई आर माइनस 0। तो b इज इक्वल टू आ गया अपने पास म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर बन गया। आर से आर कैंसिल, 2 पाई कैंसिल मत करो आप। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई ओवर में 4 पाई आर इंटू 2 पाई आ गया। ठीक है, ये तो इस सब पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से आ गया अपने पास, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर मान लिया आपको ये बोलते स्पेशल केस बनाए, इफ कोयल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कोयल के ऊपर मान ले n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ये जो कोयल है इसके ऊपर मान ले टर्न है, n नंबर ऑफ कॉपर टर्न है, तो ये फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू 2 पाई एन हो जाएगी। 2 पाई एन, एन से मल्टीप्लाई कर दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब 2 पाई एन का मतलब क्या, देखो 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई एक तरीके से पूरी रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग की वजह से सेंटर पे टोटल एंगल कितना बन गया, ये टोटल एंगल कितना 2 पाई हो गया। ये तो एक कॉइल है, एक टर्न है, अगर मान लीजिए एन टर्न हो इस तरीके से, तो एक टर्न ने एंगल कितना बनाया 2 पाई, तो एन टर्न एंगल कितना बनाए 2 पाई एन। इसका मतलब ये क्या होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बाय द सर्कुलर रिंग। तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इसको, म्यू नॉट आई और में 4 पाई आर इंटू एल्फा लिख देंगे इसको हम। ये जो एल्फा क्या होगा, एल्फा यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको मैंने एल्फा मान लिया। इस एल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये पूरी रिंग होगी, पूरी रिंग के लिए तो 2 पाई होगा। ठीक है, अलग अलग रिंग के हिसाब से अलग अलग एंगल बनेगा, मतलब रिंग के टुकड़े के हिसाब से। कंप्लीट रिंग है, सेमी सर्कुलर है, अगर ये रिंग मान ली यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग बोल दें तो यहाँ पर पाई की जगह क्या आ जाएगा, एल्फा की जगह पाई आ जाएगा। पूरी रिंग बोल दे 2 पाई आ जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स बोल दे मल्टीप्लाई बाई एन कर लेना। ये रिजल्ट होगा जो हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जिसको हमें इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल्स करते हुए। ठीक है बेटे, ये काम आप लोगों को आज करना है। थैंक यू।